एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। अध्याय 2333-238। ऊर्जा किरणें गोलियों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती हैं। उन्होंने मरे हुओं के इर्द गिर्द की बाधाओं को नष्ट कर दिया और बाद में मरे हुओं को नष्ट कर दिया। किसी कारण से सैम ने ज्यादातर उड़ते हुए मरे हुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिग्गजों पर ज्यादा हमला नहीं किया, सिवाय इसके कि जब उसने उन भालों को रोका और उनसे लड़ा जो लगातार उस पर आ रहे थे। मंच लाशों से भरा हुआ है। वाइवन, बाज, चील, गिद्ध, सभी तरह के खतरनाक उड़ने वाले जानवर वहां मौजूद हैं। मंच और जमीन पर गिरे शवों को पेड़ तेजी से अपने अंदर समाहित कर रहा है। हर बीतते सेकंड के साथ अवशोषण की गति बढ़ती ही जा रही है। हालांकि सैम ने पेड़ पर हमला नहीं किया, उसने उसे रहने दिया। दरअसल उसने ये सुनिश्चित किया कि वह गलती से पेड़ पर हमला न कर दे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। बेशक प्रतिद्वंद्वी को यह नहीं पता था कि सैम के दिमाग में ऐसा विचार भी था। उन्होंने अपनी सारी मानसिक शक्ति अगले कदम की रणनीति बनाने पर केंद्रित कर दी। नेक्रोमेंसी, संख्याओं का खेल जो हमेशा उसे जीत दिलाता था, बेकार साबित हो रहा है। वह सभी चीजें जो उसे अपने फायदे लगती थीं, सैम के सामने कोई मायने नहीं रखती थीं। वह ये सुनिश्चित करने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था कि उसका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त न हो जाए। और जब उसने देखा कि पेड़ कितना ऊंचा बढ़ रहा है तो वह बहुत खुश हुआ। पेड़ इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले ही वह इस समय सक्रिय रूप से हमला नहीं कर रहा है। बेलें लंबी होती गईं और जल्द ही पेड़ अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया। उस समय जब सैम लगातार मरे हुए लोगों को नष्ट कर रहा था, प्रतिद्वंद्वी ने एक मुस्कुराहट दिखाई। जैसे ही उसने अपनी हथेली को जमीन पर पटका, उसकी हथेली पर एक रूनिक चक्र दिखाई दिया। मृत्यु तत्व ऊर्जा की एक लहर पेड़ से टकराए। अगले ही पल पेड़ को होश आ गया। वह अपने आप ही थोड़ा हिल गया, उस पर उगे सारे पत्ते अचानक शाखाओं से गिर गए। पेड़ से एक काली धुएं जैसी ऊर्जा निकली जिसने गुंबद को भर दिया। जैसे ही धुआं बाहर आया, पेड़ मुरझाने लगा। एक पल में पूरा विशाल ढांचा दयनीय रूप से छोटा हो गया। जल्द ही ये जलकर राख हो गया। लेकिन सैम को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। न केवल उसकी आंखों के लिए, बल्कि ऊर्जा दृष्टि सहित उसकी अन्य इंद्रियों में से कोई भी पेड़ के गायब होने को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम को अचानक लगा कि उसका उत्थान प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया है, न ही यह उसकी साधना के स्तर पर कोई प्रतिबंध है। यह उसकी अक्षमता भी नहीं थी। ये सिर्फ इतना है कि उसकी आत्मा पर एक छिपा हुआ दबाव है जो उसे नीचे जाने के लिए कह रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। जैसे ही वह हवा में तैरा, उसने काले धुएं को देखा जिसने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया। इंद्रिया, तारांकन बम। उसने अपनी पीठ पर मुक्का महसूस किया। वह टूटी हुई पतंग की तरह उड़ रहा था और खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। पत्थर जैसी भुजाओं ने पीछे से उसका गला पकड़ रखा था, जबकि खंभे जैसी टांगें ऊपर से उसकी छाती पर रौन रही थी। तारांकन बम। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ मंच से टकरा रही हो। तारांकन कतरन। मंच से कुछ चीज निकलकर उसके चारों ओर लिपट गई। उसे बांधने की कोशिश की जा रही थी। बेशक शारीरिक हमला बंद नहीं हुआ। चेहरे पर मुक्का, पैर पर लात, पीठ पर लगातार मारपीट। हमले आए और सैम को बस कुछ भी नजर नहीं आया। उसे सिर्फ एक ही एहसास हुआ कि हर हमले के साथ अचानक दर्द होता है। टकरा जाना। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और फिसलकर नीचे गिर गया, लगभग किनारे तक। उसने किनारे को महसूस किया और वहीं खड़ा हो गया। मंच की ओर मुड़ा। उसने पृथ्वी तत्व सम्मेलन को सक्रिय किया और अपने पैरों से दोनों ओर 2 अवरोध बनाए। ये सब कुछ एक पल में हुआ। मस्त है। उसने अपने द्वारा बनाए गए चट्टानी अवरोधों से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनी। साथ ही उसने इसे महसूस भी किया। तारांकन बम। पीठ पर वार होने के बाद भी उसने प्रतिरोध नहीं किया और न ही बल के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। उसने बस इसे अपने शरीर पर पूरी तरह से झेला। हालांकि जिस क्षण संपर्क हुआ, उस संपर्क बिंदु से एक मिट्टी की कीलो आए, ठीक उसी दिशा में जिस दिशा से हमला हुआ था। स्पाइक उसी दिशा में दागा गया। उसे नहीं पता था कि उसने इसे मारा या नहीं। निश्चित रूप से शोर प्रतिबंध हैं जो उसे एक निश्चित त्रिज्या से आगे की आवाजों की तलाश करने से रोकते हैं। जैसे ही उसे आगे की ओर गोली मारी गई, सैम ने अपनी भुजाएं पार कर ली और उसमें से कई पृथ्वी की कीलें निकल आईं। तारांकन बम। वह एक बड़ी इमारत से टकरा गया। उस पर हमला करने वाला मिट्टी का विशालकाय व्यक्ति उससे टकरा गया। उसमें कीलें घुस गईं। सैम ने अपनी बाहें खोली और विशालकाय व्यक्ति 2 टुकड़ों में फट गया। वह अभी भी उसकी कीलों से लटका हुआ था। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे घुमाने लगा। शून्य शैली और लहरदार शैली ने एक साथ काम किया क्योंकि उसने इसे पृथ्वी तत्व के साथ घुमाया। ऊर्जा। तारांकन बम बम बम। हर चाल पिछले से ज्यादा विस्फोटक थी और हर वार पिछले से ज्यादा विनाशकारी था। एक के बाद एक दिग्गज गिर पड़े। जब वह स्टेज के चारों ओर उस विशालकाय टुकड़े को झुलाते हुए भागा, जैसे कोई बच्चा किसी गुड़िया को झुला रहा हो, तो पूरा स्टेज और आसपास का इलाका गूंज उठा। विशालकाय टुकड़ों ने मंच को पार कर लिया और गुंबद से टकराया, जिससे अवरोध थोड़ा हिल गया, जो स्पष्ट रूप से बहुत दूर है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है। प्रतिस्पर्धियों की तुलना में यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि कोई भी इसके अंदर झांक भी नहीं सकता। सैम जब अंदर अंधाधुंध तरीके से भड़क रहा था, तो प्रतिद्वंद्वी अपनी जगह पर कांप रहा था। उसने अपनी हथेली को फर्श पर कसकर पकड़ रखा था। उस गुंबद के अंदर, उस काले धुएं के भीतर केवल वही देख सकता था कि क्या है। जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी वह देख रहा है, उससे वह सिहर उठ रहा है।
बंदूक और गोलीबारी एक बात थी, उस समय वह दुखी और निराश महसूस कर रहा था। उसे अपने रास्ते के बारे में संदेह था, अपनी खोज के बारे में संदेह था, लेकिन अब उसे अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह है। अब तक सैम ने जो भी ताकत दिखाई है वह ज्यादातर उसकी बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है। युद्ध कौशल भी उसी को सौंपा गया था। सैम ने एक एक करके लक्ष्य चुने, वहां आंख मूंद कर नहीं गया। उसने उनसे निपटने के लिए लाखों तरीके अपनाए, लेकिन अंदर उसने सैम को अंतरिक्ष में नाचते हुए देखा। वह पृथ्वी के विशालकाय पत्थर के अंत को झुला रहा है और कठपुतलियों को बुरी तरह पीट रहा है। और कठपुतलियों का स्थान जानने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उनके साथ शारीरिक संपर्क में आए, जो केवल पिटाई के लिए ही संभव है। उनके द्वारा उसने प्रहार सहे और खुद को एक जांच करने वाली छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया ताकि दिग्गजों का स्थान पता चल सके और उन्हें अंगन से नष्ट कर दिया। पृथ्वी तत्व और अपनी शुद्ध शारीरिक शक्ति के अलावा वह किसी और चीज का उपयोग नहीं किया। इस समय वह किसी भी चीज से ज्यादा इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। तो सैम के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी चाल चली। जमीन पर अंकित रूनिक चक्र बदल गया। काला धुआं और भी ज्यादा गहरा हो गया, भयावह, और यह घना हो गया। पृथ्वी के विशालकाय पिंड उस धुएं से उत्पन्न शुद्ध जंग से पिघल रहे हैं। सैम को भी अपने शरीर पर हल्की झुनझुनी महसूस हुई, लेकिन उसने जरा भी नहीं हिलाया। वह बस देखता रहा, प्रतिद्वंद्वी के इशारे पर मुस्कुराते हुए। प्रतिद्वंद्वी मौके पर ही कांप उठा। वह उसकी ओर आ रही है। वह उस काले धुएं को चीरती हुई उसकी ओर देख रही है। अपनी ही आंखों से सैम इसे देख सकता है। वह सैम को अपने मरे हुओं को नष्ट करते हुए देख सकता था। वह सैम को इस शापित जगह पर नाचते हुए देख सकता था। कोहरे की मार से उसकी लाशें धुल रही हैं। वह सैम को अभी भी अपने सामने खड़ा देख सकता है, लेकिन इस स्थिति में वह समझ नहीं पा रहा है कि सैम उसे देख भी कैसे सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए संभव, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि यह कोहरा कहां से आया है और यह उन लोगों पर क्या असर डालता है जो इसके मालिक नहीं है। सिर्फ वही जानता था कि इसके पीछे क्या रहस्य है और सैम ही इसे समझ सकता था। तारांकन चीख, खून खराबे और पीड़ा की चीखें एक साथ मिलकर पूरे अखाड़े में गूंजने लगी। गुंबद के भीतर काला धुआं बदलने लगा। उन प्राणियों के चेहरे जो दुनिया में मौजूद नहीं होने चाहिए, जीवितों के दर्शन हो रहे हैं। वे सैम पर हमला कर रहे थे, उसकी आत्मा पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। सैम वहीं खड़ा रहा और उन्हें अपनी आत्मा में प्रवेश करने दिया। प्रतिद्वंद्वी पसीने से तरबतर है, कांप रहा है और कांप रहा है। वो ये सब समझ नहीं पा रहा है। उसकी राय में कोई भी जीवित प्राणी जो उसके बराबर स्तर का है, उसे यह सहन नहीं करना चाहिए। सैम ने उसकी आंखों में देखा और इन प्राणियों को अपनी आत्मा में प्रवेश करने दिया। कुछ मिनटों के बाद वह आगे बढ़ा। धीरे धीरे स्थिरता से वह प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा हो गया। युवक ने अपना संतुलन खो दिया। लड़ने की इच्छा, हाँ, कैसे हो सकता है? सैम ने उसकी ओर देखा और कहा, आपने माना कि कोई भी असंख्य मरे हुओं से नहीं निपट सकता। मैंने साबित कर दिया कि वे हैं परिमित। तुमने माना कि अगर तुम मुझे तोड़ सकते हो तो तुम मुझे नीचे गिरा सकते हो। मैंने तुम्हारे खिलौनों को तोड़ दिया। तुमने माना कि जिस धुएं पर तुम निर्भर थे, जिस उपकरण ने तुम्हें जीत दिलाई और जो सहायता तुम्हारे पीछे वाले व्यक्ति ने तुम्हें दी थी, जिसे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, अब वह चला गया है। मैंने उसे ले लिया है। सैम के बोलते ही उसका पिशाच वाला हिस्सा सक्रिय हो गया। काला धुआं उसके शरीर में घुसने लगा। गुंबद दरवाजा टूट जाता है और अंदर का दृश्य दर्शकों के सामने आ जाता है। सैम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ देर पहले मंच पर गिरी बंदूक उसके हाथ में जा लगी। तारांकन बम नहीं, दर्शकों की ओर से एक चीख निकली जिसने आसमान में बादलों को हिलाकर रख दिया। सेट अकादमी के बुजुर्ग ने जैसे ही अपने छात्र को मंच पर घुटनों के बल बैठे और सैम को बंदूक के साथ उसके सामने खड़ा देखा, उन्होंने तुरंत कदम उठाया। वह थोड़ा देर से आया है। सैम ने पहले ही शॉट ले लिया है। आप मंच पर आते ही बुजुर्ग चिल्लाया। उसकी हत्या की नीयत भड़क उठी। वह कुछ करने ही वाला था कि उसे हलचल का एहसास हुआ। उसने देखा कि सैम का प्रतिद्वंद्वी अभी भी सांस ले रहा है। वह मरा नहीं है। सैम द्वारा चलाई गई गोली उसके सिर में नहीं लगी, बल्कि यह त्वचा को थोड़ा चीरती हुई उसके माथे पर जा लगी। वह जीवित है। सैम अपनी बंदूकों को छिपाते हुए मंच से चला गया। उसका पिशाच रूप धीरे धीरे सामान्य हो गया और काला धुआं पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया। उसके पेट के अंदर वह काला धुआं एक बहुत छोटे गोले में संघनित हो जाता है। बुजुर्ग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया और युवक के साथ चला गया। सैम ने अपनी सीट ली और ठीक होने लगा। उसने इस बार शराब नहीं पी, बल्कि उसने तरल ऊर्जा की शीशियां पीनी शुरू कर दी। ज्यादातर लकड़ी तत्व, यह मूलतः तरल जीवन शक्ति है। वह बहुत तेजी से ठीक हुआ। उसकी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गईं और त्वचा के घाव और खरोंच गायब हो गए। उसके शरीर की मरम्मत स्टेज की मरम्मत से ज्यादा तेजी से हुई और वह सामान्य हो गया। बेशक उसे अपनी ऊर्जा पूरी तरह से वापस पाने के लिए बहुत सारी शीशियां पीनी पड़ी। फाइनल की तैयारी के लिए उनके पास कुछ समय है। रश्मा और वह फाइनल में लड़ने जा रहे हैं। उसने थोड़े समय के लिए ध्यान लगाया और जब मंच तैयार हो गया और सोलो मुकाबले के अंतिम दौर के लिए तैयार हो गया, तारांकन स्वूश थप। रश्मा अपनी सीट से उछलकर मंच पर आ गिरी। नए बने मंच पर कुछ दरारें दिखाई दी और उसने सैम की ओर देखा और उसे ऊपर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके कदमों में एक स्फूर्ति और उसकी उंगलियों में खुजली का एहसास था। वह उत्साहित है। इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लेने के कारण वह बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी। अब तक जिस भी उम्मीदवार के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा, वह उसके लिए उबाऊ था।
उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी और सभी को 2-4 वार में ही ढेर कर दिया गया। केवल पिछला प्रतिद्वंद्वी ही 2-4 वार और झेलने में कामयाब रहा, लेकिन वह भी जल्द ही गिर गया। वह निराश महसूस कर रही थी और उसे लगा कि यह यात्रा व्यर्थ हो गई है। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रतिरोध कर सकें। और आखिरकार निराशाओं की श्रृंखला के बाद वह सैम का सामना करने के लिए उत्साहित है। भले ही वह 2 स्तर पीछे है, फिर भी उसने उसे उत्साहित कर दिया। सैम ने गहरी सांस ली और मंच पर आ गया। इस पूरे टूर्नामेंट में केवल 2 लोग थे जिनके बारे में उसे वास्तव में चिंता थी, उसका पिछला प्रतिद्वंद्वी और रश्मा। पिछले प्रतिद्वंद्वी काले धुएं के कारण इसे सेट अकादमी के सबसे गंदे रहस्यों में से एक माना जा सकता है। रश्मा, क्योंकि भले ही वह उसके बारे में अधिक जानता हो, भले ही उसने उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी एकत्र की हो, उसके लिए पर्याप्त तैयारी के समय के बिना उसे हराना कठिन होगा। वह इतनी अधिक शक्तिशाली है। वह अपनी ताकत से अपने विरोधियों पर भारी पड़ती है और ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो उसे मात दे सके और उस अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। अगर सैम ऐसा कर भी सकता है तो उसे ऐसा करने के लिए बहुत समय देना होगा। बेशक यह मानते हुए कि वह मौके पर अपनी सारी बातें उजागर नहीं करना चाहता था। वह अपने दिमाग में लाखों विचार लेकर धीरे धीरे मंच की ओर चला। वह वहीं खड़ा रहा और अपने शरीर को थोड़ा ढीला करने की कोशिश करने लगा। वह अपने हाथों को हिलाते हुए वहीं उछलने लगा, मानो वह वार्म अप कर रहा हो। झगड़ा करना, रेफरी ने घोषणा की। अगले ही पल एक कौंध में तारांकन बम। रश्मा का पैर उस जगह पर गिरा जहां सैम था और सैम उस जगह पर खड़ा है जहां रश्मा पहले खड़ी थी। स्थानिक ऊर्जा उसके और रश्मा के वर्तमान स्थान के चारों ओर फैल गई। वह ऐसी गति से पहुंची जो उसके साधना स्तर से मेल नहीं खाती थी। वह उस गति से दिव्यतल के पूर्वातीत प्रारंभिक चरण के साधक को आसानी से पकड़ सकती थी। तारांकन बम। वह वापस मूल स्थान पर आकर किक मारने की कोशिश करने लगी। सैम एक बार फिर वहां से गायब हो गया और अपने मूल स्थान पर पुनः प्रकट हुआ। सैम जानता था कि वह प्रतिक्रिया की गति में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और उसके आसपास की ऊर्जा का निरीक्षण किया। उसने दृष्टि का अधिकतम स्तर पर उपयोग किया, आसपास की आध्यात्मिकता में थोड़ी सी भी गड़बड़ी को पकड़ने की कोशिश की। ऊर्जा। जब वह हिलने वाली थी, ठीक उसी समय आसपास की ऊर्जा ने भी हल्की हलचल दिखाई और सैम ने गायब होने के लिए अंतरिक्ष तत्व का उपयोग किया। इससे पहले कि उसकी मांसपेशियां उसके विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया करती, सैम ने पहले ही प्रतिक्रिया कर दी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उसे चकमा दे सकता था। तारांकन बम बम बम। सैम अंतरिक्ष तत्व के साथ चकमा देता रहा। उसने किसी अन्य प्रकार की रक्षा का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह उसी तरह घूम रहा था और रश्मा मंच पर लगातार हमला करती रही। उसने सैम को धोखा देने की भी कोशिश की, लेकिन वह हमेशा अपने आंदोलन में सटीक रहते थे। उन्होंने कोई भी बात संयोग या धारणा पर नहीं छोड़ी। जब उसने देखा कि वह निराश होने वाली है तो उसने अपनी रणनीति थोड़ी बदली। उसके हाथ में धातु के कार्डों का एक पैकेट आया। उसने उन्हें एक चाप में फेंक दिया। उन्होंने मंच के चारों ओर एक घेरा बनाया जिससे रश्मा ने अपना हमला थोड़ा रोक दिया। शायद उसे याद हो कि पिछली बार क्या हुआ था जब सैम ने एक अलग पैकेट फेंका था। कार्ड। तारांकन बम। उसने अपना पैर मंच पर पटका, इससे उत्पन्न शॉकवेव कार्डों को फटने के लिए पर्याप्त थी। वे वहीं गिर गए। हालांकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। लगभग 9 कार्ड नीचे नहीं गिरे, बल्कि वे मंच के चारों ओर विशेष स्थानों पर जम गए। वे हल्की चमक के साथ वहां तैर रहे थे। अवलोकन करने पर उसने पाया कि वे सभी स्थान, ये वही स्थान है जहां मंच टूटा था। ये वे स्थान है जहां उसने सैम को लात मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि वे वही स्थान है जहां वह पहले था। स्थानिक ऊर्जा अवशेष ने कार्डों को उस स्थिति में बस एक पल के लिए मदरा दिया और बुनियादी गठन शुरू हो गया। कार्ड जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे को स्थिति में पकड़े हुए हैं। रश्मा ने भौहें सिकुड़ी और अपने हमले रोक दिए। उसने कार्डों को देखा और उनमें से किसी एक पर जाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसे इस समय उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि वह जानती थी कि सैम को उस योजना के साथ आगे बढ़ने देना ठीक नहीं है। वह सैम पर भी नजर रखती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस तरफ से कोई खतरा ना आ सके। सैम ने अपनी हैंडगन निकाली और स्टेज पर एक जगह पर निशाना साधा। उसने इसे देखा, थोड़ा अजीब और सतर्क महसूस किया, क्योंकि यह उस पर नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग और बेतरतीब जगह पर था। दिशा। इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, उसने हमला कर दिया। तारांकन बम। गोली मंच पर लगे एक कार्ड पर जा लगी। इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कार्ड टूट गया, बस इतना ही। लेकिन कुछ सेकंड के बाद देरी। तारांकन बूम। सुनहरे लिप्टों के एक भयंकर विस्फोट ने रश्मा को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। वह मंच के दूसरी ओर उड़ गई। सैम ने पलक झपकाते हुए वहां से एक अलग कार्ड शूट किया। तारांकन बूम। एक और भयंकर विस्फोट ने उसे पीछे से एक कोण पर मारा जिससे वह दूसरी दिशा में जा गिरी। ये कैसे हुआ? इसका कारण उसकी अनुनाद चाल है। 9 फ्लोटिंग कार्ड को छोड़कर पैक में सभी कार्ड जोड़े हैं। अगर वह जोड़े में से किसी एक पर गोली चलाता है तो दूसरा गोली के हमले से गूंजता है। इसलिए उसने कार्डों को इस तरह से निशाना बनाया कि रात निश्चित रूप से उन तैरती हुई स्थितियों में उतरेगी। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पूरा विश्वास है कि एक न एक कार्ड उसके पास होगा और उसे बस उसका जोड़ा निकालना है। बूम बूम बूम। सैम लगातार गोलियां चलाता रहा और रश्मा अगले 3 मिनट तक विस्फोटों में फंसी रही। कई बार, हालांकि चौथे पर, उसने अपने दांत पीस लिए और चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध पैदा कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वह नष्ट हो गया, लेकिन इससे उसे खुद को स्थिर करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया।
उसने विस्फोट को झेला, दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह नियत स्थान तक पहुंच पाती, उसका मुक्का उस स्थान तक पहुंच गया। एक शॉकवेव के साथ मंच का वह हिस्सा फट गया और सभी कार दूर जा गिरे। वह उस गड्ढे में उतरी और गहरी सांस ली। उसने सैम को सावधानी से देखा। शॉकवेव के कारण कुछ हल्की चोटों के अलावा उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आग की लपटों ने उसे कुछ नहीं किया। केवल एक बदलाव यह है कि पसीने की एक बूंद छल कर रही है उसके चेहरे पर। यह पहली बार है जब उसने टूर्नामेंट में पसीना बहाया। गुस्सा होने या चेहरे पर निराशा दिखाने की बजाय रश्मा ने मुस्कुराहट ओढ़ ली। एक सुखद मुस्कान, मानो उसे कोई उपहार पाकर आश्चर्य हुआ हो, भले ही उसे अभी अभी पीटा गया हो। सैम अतिरिक्त सतर्क हो गया। उसका मानना था कि रश्मा जैसे लोगों से निपटने के दौरान जो स्पष्ट रूप से उससे अधिक मजबूत हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका दिमाग स्थिर न हो। केवल पागलपन के क्षण में ही वह उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। वास्तव में ये ज्वलंत विस्फोट इसलिए होते हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे अपना उद्देश्य पूरी तरह पूरा कर पाए। उसकी ऊर्जा दृष्टि बहुत सतर्क है। जब उसने उसके आसपास की ऊर्जा में हल्का सा उतार चढ़ाव देखा तो उसने एक कदम उठाया। तारांकन बम बम बम, यहां तक कि उसने सेकंड हैंड बंदूक भी निकाल ली और ताश के पत्तों पर गोली चला दी। तारांकन बूम। रश्मा द्वारा बनाए गए गड्ढे के चारों ओर के काट फट गए, लेकिन इस बार वे न तो उग्र विस्फोट थे, न ही वे ऊर्जा विस्फोट थे। सैम आमतौर पर इसमें बहुत कुशल है। इस बार वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बनाए गए विस्फोट हैं। प्रत्येक कार के विस्फोट के साथ एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता है। रश्मा को इन सभी अलग अलग दिशाओं से खिंचाव महसूस हुआ। वह हिल नहीं पा रही थी और एक जगह पर फंस गई थी। चाहे वह किसी भी दिशा में जाना चाहे, बाएं दाएं ऊपर और नीचे, उसने महसूस किया कि एक बहुत मजबूत बल उसके आंदोलन का विरोध कर रहा है। ये सचमुच बहुत बुरा लगा। बेशक वह ऐसी चाल के आगे समर्पण नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चार्ज करना शुरू कर दिया। सैम भी जानता था कि वह इस तरह के हमले से उसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने एक चाल चली। कदम। उसने बंदूक में एक विशेष गोली भरी और उसके सिर से कुछ इंच ऊपर स्थित स्थान पर निशाना साधा। तारांकन बम। गोली उसके सिर के ऊपर लगी और काले धुएं का बादल छा गया। ये वही बादल नहीं है जो उसने पहले सोख लिया था, यह उसका अपना बनाया हुआ है। यह तो एक अभिशाप है जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। धुआं उसकी त्वचा में फैल गया। उसी समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। तारांकन बम। उसने उसी स्थान पर जमीन पर अपना पैर पटका। आध्यात्मिक ऊर्जा की आघात तरंग ने गुरुत्वाकर्षण बलों को बाधित कर दिया। तारांकन बूम बूम। विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी जिससे पूरा मंच नष्ट हो गया। सैम ने उन 9 तैरते क्षेत्रों में जो कार्ड छोड़े थे वे भी उड़ गए। सैम ने एक अवरोध के साथ शॉकवेव को रोक दिया और अपनी जीप चिटकाए। कार्डों ने अपना उद्देश्य पूरा किया, जो कि ध्यान भटकाने का अच्छा साधन है। हालांकि वह उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल करना चाहता था। रश्मा ने जो धूल का बादल बनाया था उससे बाहर निकल गई। मलबा हर जगह फैला हुआ है और मुश्किल से कोई मंच दिखाई दे रहा है। एकमात्र ऐसा हिस्सा जो बिना किसी दरार के बचा हुआ है वह है जहां सैम खड़ा था, और वह बहुत छोटा है। रश्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी त्वचा पर काले धब्बे थे जो काले धुएं से भरे अभिशाप के कारण थे। हालांकि सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने काले धब्बे हिलने लगे। सैम को भी आश्चर्य हुआ कि वे उसके शरीर पर अपने मूल स्थानों से उसके हाथ की ओर बढ़ गए। ये गति धीमी गति से शुरू हुई और जल्द ही इसने गति पकड़ ली। वह सारा श्राप उसकी हथेली में संघनित हो गया, जो बाद में मुट्ठी में बदल गया। तारांकन स्वूश। वह गायब हो गई और सैम के सामने पुनः प्रकट हुई तथा उसके बैरियर पर मुक्का मारा। टकरा जाना। अवरोध टूट गया और उन दरारों से अभिशाप अपने काले धुएं के रूप में सैम की ओर उड़ाया, उसे घेर लिया, इससे पहले कि वह अपनी स्थानिक झपकी का उपयोग करके गायब हो जाता। तारांकन बम। उसके मुके का जमीन से संपर्क तक नहीं हुआ, लेकिन केवल बल ही मंच के अंतिम हिस्से को काटने के लिए पर्याप्त था। उनकी लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उन्होंने पहले ही मंच को तहस नहस कर दिया। रश्मा ने सैम का पता लगाने के लिए इधर उधर देखा, हालांकि वह कहीं नजर नहीं आया। उसने भौहें सिकुड़ी और आसपास के माहौल को और भी गौर से देखा। तारांकन बम। वह कूद गई और एक खास जगह के मलबे पर एड़ी से जोरदार प्रहार किया। मलबा साफ हो गया और उसका पैर किसी ठोस चीज में घुस गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक छाया है। सैम के छाया मरे हुए जीवों में से एक। छाया काले धुएं में बदल गई और अस्तित्व से गायब हो गई। हालांकि उसी समय सैम उसके ठीक पीछे आ गया। अपने हाथों में बंदूक लिए हवा में उड़ते हुए उसने उसकी पीठ पर बिल्कुल सीधे निशाना साधा। तारांकन क्लिक। उसने ट्रिगर खींचा, लेकिन जब गोली अभी भी बैरल से होकर गुजर रही थी तो वह तेजी से घूमी और लगभग उसे टक्कर मार दी। सैम ने अपने पक्ष में एक अवरोध खड़ा कर दिया जो हमले का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया, भले ही उसका ज्यादातर हिस्सा अवरोध द्वारा अवशोषित हो गया हो। तारांकन बूम। गोली सीधे उसके कंधे पर नहीं लगी, बल्कि उसके कंधे से टकराकर वहीं फट गई। उसे भी उड़ा दिया गया। वे दोनों मलबे से उठ खड़े हुए। सैम के मुंह से खून बह रहा है, उसकी बांह की हड्डी टूट गई है और उसे यकीन है कि उसकी कई पसलियों में दरारें हैं। उसके फेफड़े में भी कुछ छेद हो सकता है। रश्मा की चोटें बहुत कम गंभीर हैं, लेकिन उसके हाथ पर गहरा घाव है जो जल गया है। फिर भी खून बहना बंद नहीं हुआ। दर्द बहुत तेज है। उसने सैम की तरफ देखा और घाव में दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सैम। उन्होंने बिना इंतजार किए या संकोच किए आगे बढ़ गए। ताश का एक पैकेट हवा में उछाला गया।
जब वे चारों ओर गिरने ही वाले थे तो उसने हवा में मुक्का मारा और उन कार्डों को उड़ा दिया। लेकिन सैम को कार्डों की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक विशेष गोली निकाली और उन कार्डों को गोली मार दी। कार्ड उसके सबसे करीब है। तारांकन बूम। विस्फोट के साथ कार्ड राख में बिखर गया। शेष कार्ड काले और लाल प्रकाश से चमकने लगे। उन कार्डों से विशालकाय सांप निकले और उन सभी को गोली मार दी गई। उसकी ओर शाप की ऊर्जा और आग ने मिलकर उस पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस बीच सैम ने अपने अगले हमले के लिए तैयार होने के साथ ही थोड़ा ठीक होने के लिए एक औषधि ली। उसने फैसला किया कि वह अपने अगले हमले के लिए तैयार हो जाएगा। ताश का एक और पैकेट ले लो। लेकिन तारांकन बूम। वे सभी शापित अग्नि में सांप नष्ट हो गए और वह केवल अवशिष्ट शॉकवेव से ही उड़ गया। वह मंच क्षेत्र से आगे निकल गया और अखाड़े को अलग करने वाली दीवार से टकराया। खड़ा है। उसने दीवार को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी पीठ जमीन पर भी नहीं टिकी थी कि रश्मा उसके सामने आ गई और उसने अपना पैर उसकी छाती पर पटक दिया। सैम दर्द से कराह उठा और खून की खांसी होने लगी। उसने अपने दांत पीस लिए और पृथ्वी सम्मेलन का इस्तेमाल किया। वह तुरंत ही जमीन में समा गया और उसकी नजरों और होश से ओझल हो गया। वह जल्दी से हवा में उछली, उम्मीद है कि वह उसके हाथों में न फंस जाए। सैम सोच रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। वह जानवरों को बाहर ला सकता था, वह अपनी कुछ कठपुतलियों, मरे हुए जीवों, स्थानिक हमलों का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसने जो प्रदर्शन देखा है उसे देखते हुए उसे नहीं लगता कि कुछ भी प्रभावी होगा। जानवरों को बाहर लाने से उसकी क्षति और बढ़ जाएगी। वे तेज हैं, लेकिन हॉपर, राइजो और शैडो चूहों के अलावा अन्य शायद उसकी गति का मुकाबला न कर सकें। अभी उसका नुकसान सीमित है क्योंकि वह एकमात्र लक्ष्य है। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उसे धीमा करने की जरूरत है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ केवल अनुनाद हमले और जहर ही उसकी ताकत है। पहले इस्तेमाल किया गया शापित जहर उसे पीछे धकेल देता है। हालांकि वापस जैसे ही उसके विचार बेकाबू हो रहे थे, सैम को अचानक एक बड़ा झटका महसूस हुआ। तारांकन बम। जमीन फट गई और सैम का स्थान पता चल गया। उसने ब्लिंक चालू किया और वहां से गायब हो गया। वह उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिया, एक गोली मारी और फिर वहां से गायब हो गया। वह पहले से ज्यादा तेज है। वह इतनी तेज थी कि गोली को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब गोली चली तो संपर्क में आते ही उसमें विस्फोट हो गया। वह एक बार फिर पीछे की ओर उछली, जमीन पर गिर पड़ी। उसने खुद को स्थिर किया और जमीन पर लात मारी, खुद को हवा में उछाला। उस स्थिति से उसने सैम की ओर मुक्का मारा। आघात तरन के कारण वह जमीन से चिपक गया। उसे अपनी हड्डी पर छोटे छोटे फ्रैक्चर महसूस हो रहे थे। वह एक बार फिर जमीन में गायब हो गया और फिर दूर जाकर उस पर एक और शापित गोली चलाने लगा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, वह गायब हो गया। उसने गोली के उसके पास पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया। तारांकन बूम। जब वह पहुंचा तो उसने एक चमकदार, आंखों को चौंधिया देने वाला विस्फोट किया जिसने उसे एक पल के लिए चकित कर दिया। फिर सैम ने एक अलग चाल चली। उसका पूरा छाया सम्लन वाला शरीर पीछे दिखाई दिया। उसने उसके कपड़े पकड़ लिए और खूनी हमला शुरू कर दिया। दोनों ही छाया की दुनिया में गायब हो गए। चकाचौंध करने वाली लाइटें हट गईं और नष्ट हो चुका मंच सभी की नजरों में आ गया। दोनों प्रतियोगियों का कोई निशान नहीं था। वे अचंभित थे। वहां मौजूद हर विशेषज्ञ ने छाया ऊर्जा और स्थानिक ऊर्जा के विशाल अवशेषों को नोटिस किया, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि यह सैम का हमला है, लेकिन यह उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों ही चले जाएंगे। 1 मिनट बाद तारांकन स्वूश। एक स्थानिक दरार खुल गई और उसमें से छाया ऊर्जा की एक विशाल लहर निकल रही थी। वहां से दो आकृतियां एक दूसरे से उलझकर गिरी। सैम और रश्मा एक दूसरे का कॉलर पकड़कर मुंह के बरसा रहे हैं। सैम का हर मुख का छाया ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसने उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया और उसे सेलुलर स्तर पर संक्रमित कर दिया। वहीं रश्मा छाया तत्व से प्रभावित होने के बावजूद पीछे नहीं हटी। एकमात्र समस्या यह है कि छाया मृतकों के एक समूह ने सैम को चारों ओर से घेर लिया और पूरी ताकत से उसके मुखों को रोक लिया। वह पहले की तरह एक मुक्का मारकर उन्हें नष्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि स्थानिक आंसू से अत्यधिक छाया ऊर्जा निकल रही थी। वे हमले से पूरी तरह से बिखरने से पहले ही ठीक हो रहे हैं। टकरा जाना। वे दोनों मंच के बीच में गिर गए। तब तक रश्मा ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और उसे जमीन में दबा दिया। स्थानिक आंसू बंद हो गए थे। उसने उसे नीचे दबाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह हिल न सके। छाया ऊर्जा जो उसके शरीर को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसकी हथेली की ओर बढ़ने लगी। सैम का सम्लन रूप बदल गया। छाया सम्लन गायब हो गया। शरीर अब सुनहरी लिप्टों से ढका हुआ है। रश्मा के मुक्का मारने से पहले ही सुनहरे कौवे का रक्त सक्रिय हो गया। खूनी हमला। सैम ने गहरी सांस ली और आग की लपटें अपने चेहरे पर फूंकी। तारांकन बूम। रश्मा जल्दी से उससे कूद गई, लेकिन वह अभी भी आग की लपटों में फंसी हुई थी। रक्तरेखा हमला नियमित ज्वाला हमलों की तुलना में बहुत बड़ा और तीव्र है। उसने जितना संभव हो सके इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे दर्द महसूस हुआ। यह एक साफ हिट था। जब आग की लपटें बुझ गईं, तो राशा हवा में उछल रही थी, हाँफ रही थी। उसकी बाहें जल गई थीं, साथ ही उसका चेहरा और छाती का एक हिस्सा भी जल गया था। उसने सैम की तरफ देखा जो अभी अभी खड़ा हुआ था। उसकी ऊर्जा उत्तेजित हो गई, उसकी सांस स्थिर हो गई। उसने दूर से उस पर मुक्का मारा। सैम का सम्लन रूप बदल गया, आग प्रकाश में बदल गई। वह लेजर रूप में बदल गया और हमले को चकमा दे दिया। अब तक उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर ली है। वह आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। अंतरिक्ष तत्व उसे तेजी से समाप्त कर देगा। बेशक प्रकाश तत्व बिल्कुल ऊर्जा कुशल नहीं है, कम से कम उसके पास बहुत अधिक गति नियंत्रण होगा।
तारांकन बम, तारांकन बम, तारांकन बम लगातार अलग अलग दिशाओं से उस पर जोरदार मुंह के बरस रहे थे। उसने अपना खून बहना भी बंद नहीं किया और सैम पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी गति थोड़ी कम होने के बावजूद वह हर बार सैम को पकड़ने में कामयाब रही। लड़ाई लंबी खींच गई। सैम की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस पल में तारांकन स्वूश, सैम ने गोल्डन सनक्रो के एक और ब्लडलाइन हमले को सक्रिय किया। प्रकाश की किरणें उसके शरीर से बाहर निकलीं और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसका मन और शरीर दोनों एक ही समय में प्रभावित हुए। उसने अपने दांत पीस लिए और सैम के साथ दूरी तय करते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सैम के बजाय उसे कुछ छायादार गोले मिले। गोले छाया चूहों में बदल गए और खुद को उससे चिपका लिया। एक बार फिर रक्तरेखा हमला किया। उसे फिर से छाया क्षेत्र में खींच लिया गया। उसकी चोटें उजागर होने से छाया ऊर्जा का क्षरण अधिक प्रभाव डालता है। एक बार अंदर जाने के बाद वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि छाया चूहों ने उसे अंदर ही चक्कर लगवाए। वह आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं जुटा सकती थी। एकमात्र रास्ता यह है कि वह छाया क्षेत्र की क्षति को झेले और चूहों के साथ रहे। बेशक छाया चूहे भी छाया क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। 2 मिनट बाद वे उसे वापस ले आए। जैसे ही वे स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, सैम उनका इंतजार कर रहा है। रश्मा ने देखा कि उसने बिजली के सम्मेलन को सक्रिय किया। उसके चारों ओर चांदी की बिजली भी एक भेड़िए का रूप ले रही थी। वह एक पल के लिए एक वेयरवोल्फ की तरह लग रहा था। उसके पैर में बिजली चमकती है और उसी समय आकाश काले बादलों से ढक जाता है। रश्मा हवा में घूम गई और कुल्हाड़ी के वार से नीचे गिर पड़ी। सैम ने अपनी ही तेज किक से छलांग लगाई। राइजू का खूनी हमला, तारांकन बूम, पैर आपस में मिले, बची हुई बिजली आसमान में काले बादलों पर गिरी। तारांकन बम, बादलों ने और भी अधिक शक्तिशाली बिजली पैदा की और रश्मा पर पीछे से गिरी। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी पीठ जल गई। सैम भी कमजोर तरीके से उतरा। उसकी ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा है। हालांकि उसकी ऊर्जा दृष्टि ने उसे बताया कि दूसरी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। सभी हमलों, चोटों, जलन और झटकों के बावजूद रश्मा की ऊर्जा में उतार चढ़ाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह वहां भारी सांस लेते हुए खड़ा था, अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। रश्मा उठी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। अगले ही पल उसकी ऊर्जा भड़क उठी। जो जले हुए घाव बहुत गहरे थे, वे तेजी से ठीक होने लगे। घाव, खरोंच, खून बहना, सब कुछ गायब हो गया। वह अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गई। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। उसकी त्वचा का रंग थोड़ा लाल हो गया। उसकी नसें धड़कने लगीं और उसकी आंखें भी लाल हो गईं। सैम को खतरे का एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई और पसीना ठंडा हो गया। उसकी अंतःप्रज्ञा उसे केवल एक ही बात कह रही है, भागो। वह अपनी इच्छा का विरोध भी नहीं कर सका। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंतरिक्ष सम्मेलन सक्रिय कर दिया। वह मौके से गायब हो गया। तारांकन बम, तारांकन बम। उसे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ। उसे तो बस इतना एहसास हुआ कि उसका चेहरा रश्मा की मुट्ठी से टकराया और वह उड़ गया। उसने एक बार फिर पलक झपकाने की कोशिश की, लेकिन रश्मा पहले से ही वहां थी। अपनी मूल स्थिति में नहीं, बल्कि पलक झपकने के बाद अपनी नियत स्थिति में। वह पहले से ही वहां आ गई थी और उसने उसे लात मारी। अगले कुछ सेकंड में सैम एक गेंद बन गई जिसे वह अपनी मर्जी से किक कर सकती थी। करीब 10 किक खाने के बाद सैम बीच में गायब हो गई। रश्मा ने हिलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर रुक गई कि आसपास कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सैम अंतरिक्ष तत्व के साथ गायब हो गया, लेकिन वह दोबारा प्रकट नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद वह अचानक एक निश्चित दिशा की ओर भागी। उसे वहां कुछ स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वहां एक मानव आकृति दिखाई दी और उसने उसे मुक्का मारा। छाया धुएं के गुबार में गायब हो गई। उसी समय मैदान में सैम प्रकट हुआ। तारांकन स्वूश, मैं हार मानता हूं। जब मुक्का उसकी थोड़ी सी टकराने ही वाला था तो वह जोर से चिल्लाया। रश्मा ने करीब से रुककर देखा। सैम ने खुद को मलबे में गिरा दिया और भारी सांस लेते हुए लेट गया। रश्मा भी जमीन पर उतरी और वहीं बैठ गई। उसकी आभा थोड़ी शांत हो गई। वह भी पसीने से तर और हौंफ रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जो उन दोनों द्वारा मचाई गई तबाही के बिल्कुल विपरीत थी। जल्द ही शांत अखाड़ा जयकारों और तालियों से भर गया। ये लड़ाई निश्चित रूप से बहुत बढ़िया थी। उन्होंने वास्तव में सैम को कम आंका। रश्मा ने कुछ ही सेकंड में अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी खत्म कर दिया, लेकिन सैम ने लड़ाई को काफी लंबा खींचा। उसने इतनी कुशलता से इतने सारे तत्वों का इस्तेमाल किया कि वह इतनी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। प्रतिद्वंद्वी जल्द ही उन दोनों को स्टैंड में भेज दिया गया और फिर से मंच बनाया गया। शुरू में वे तीसरे स्थान का निर्धारण करने के लिए 2 सेट अकादमी के छात्रों के बीच एक मैच आयोजित करना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं था। इसलिए तीसरा स्थान निर्धारित किया गया और मंच का उपयोग केवल अंतिम परिणाम घोषित करने और टीम प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया। परसों से हम टीम प्रतियोगिता शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि बहुत सारी अकादमियों ने अपने टीम के सदस्यों को खो दिया है, इसलिए यदि आप भागीदारी जारी रखना चाहते हैं तो हम आपको उनके स्थान पर स्थानापन्न का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं। यदि नहीं तो आप पहले ही अपना नाम वापस ले सकते हैं या प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले सकते। आपको प्रतियोगिता के दिन अपनी पूरी टीम लेकर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यदि आपके पास 3 सदस्य नहीं हैं, तो आप प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। कृपया अगर ऐसा सचमुच हो जाए तो कोई बवाल मत मचाना। इसके साथ ही सभी चले गए। एक दिन के लिए दूसरी कक्षा के बच्चे इस अतिरिक्त उत्साह से आराम कर सकते हैं। सैम अपने निर्धारित निवास पर वापस चला गया और अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित किया।
जल्द ही एक दस्तक हुई। दरवाजे पर उसने बाहर एक अपेक्षित चेहरा देखा। अंदर आए। डव अंदर आया। सैम फर्श पर एक लौकी और कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ बैठा है। उसके सामने। क्या आप दूसरा स्थान पाने का जश्न मना रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसके सामने रखे स्नैक्स की तरफ। जाहिर है उसे शक था। वह बस बैठी रही। वह उसके सामने खड़ा हो गया और अनायास ही उसने शराब की एक चुस्की लेने के लिए लौकी को उठा लिया। वह स्वाद से आश्चर्यचकित हुई और बोली, क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थानों पर अपने पति को इतनी स्वादिष्ट शराब न देना बहुत ही अशिष्टता है? वरिष्ठ, मेरी दुनिया में बिना पूछे किसी और की शराब पीना और फिर उसके बारे में शिकायत करना और भी असभ्य है। उसने एक अलग लौकी निकाली और पीना शुरू कर दिया। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने पूछा। टीम प्रतियोगिता के बारे में। क्रो अभी भी शामिल होने के लिए उत्साहित है। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। रश्मा निश्चित रूप से शामिल है। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो हमें हटना होगा। मुझे यकीन है ऐसे अन्य उम्मीदवार भी होंगे जो इस अवसर को पाना चाहेंगे। सच है, लेकिन टीम के साथी उन्हें पाना पसंद नहीं करेंगे। वे दोनों तुम्हें चाहते हैं, खास तौर पर रश्मा। वह इस बात पर अड़ी हुई है कि तुम ही टीम के साथी बनो। सैम रुका और कुछ क्षण तक उसकी ओर देखने के बाद उसने पूछा, आप मुझे भाग लेने के लिए इतना क्यों अड़े हुए हैं? मुझे यकीन है कि मैंने इसके बारे में कभी कोई गलत संकेत नहीं दिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि मैं भाग नहीं लेना चाहता था। डव भी रुका और एक आह भरकर बोला, आप ही वह चिंगारी हैं जिसकी गैम्बलर अकादमी को जरूरत थी और मैं चाहता हूं कि आप इस समय जितना संभव हो सके उतनी तेजी से जले। क्या? सैम आश्चर्यचकित है। तुमने सही सुना। मुझे यकीन है कि तुमने गैम्बलर अकादमी को देखा होगा और इसे अच्छी तरह से समझा होगा। इसमें वह सब कुछ है जो एक साधक के विकास के लिए चाहिए। अकादमिक क्षेत्र की प्रतिष्ठा की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए उसका अनिच्छुक रवैया, छात्रों के लिए उनकी स्वतंत्रता, अन्य अकादमियों पर सत्ता की उनकी इच्छा की कमी। इससे दबाव कम हुआ और जुआरी अकादमी के छात्र कई पीढ़ियों तक समृद्ध होते गए। हालांकि इस दौरान जुआरी अकादमी के छात्र थोड़े बहुत आत्मसंतुष्ट और ढीले हो गए। बेशक कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने पुरानी पीढ़ियों के नक्शे कदम पर चलते हुए सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर इस अकादमी को सिर्फ सुरक्षा जाल के तौर पर ले रहे हैं। वे अन्य अकादमियों को देख रहे हैं जहां छात्रों को ये साबित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि उनका अस्तित्व सार्थक है। छात्र यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि वे अकादमी में एक और महीना बिता सकें, लेकिन यहां उन्हें किसी भी विषय पर शोध करने की पूरी स्वतंत्रता है। वे इसे औसत दर्जे का बने रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्कृष्टता के लिए प्रयास समाप्त हो गया है। और फिर आप आए। जुआरी अकादमी को लंबे समय से अन्य अकादमियों के लिए पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन आपने फिर से सुर्खियां बटोरी और सभी को जागरूक किया। हो सकता है कि आपने अपने साथियों पर बहुत दबाव डाला हो, लेकिन इस स्पॉटलाइट ने उन्हें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वे अकादमी को बदनाम करने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। मुझे छात्रों की वर्तमान दिशा पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि वे बिना भटके उसी रास्ते पर बने रहें। तो आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको उससे समस्या है? नहीं, वास्तव में नहीं। लेकिन फिर भी अगर वे वास्तव में मेरे कार्यों से सहमत हैं तो वे और अधिक परेशानी में पड़ जाएंगे। मुझे संदेह है कि आप ऐसा पसंद करेंगे। ये ठीक है। जब तक परिणाम मिलते रहेंगे, गैम्बलर अकादमी को और अधिक परेशानी आने का डर नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि वे थोड़ा और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। इस बार आपने अकादमी की रैंकिंग हिला दी है। गैम्बलर अकादमी जो आमतौर पर शीर्ष 20 या 30 में रहती थी, अब और ऊपर चढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप इसे और ऊपर ले जाएं और जितना संभव हो उतना ध्यान आकर्षित करें। एक बार जब आप और जुआरी अकादमी सुर्खियों में आ गए तो निश्चित रूप से आपको निशाना बनाया जाएगा। हालांकि जुआरी अकादमी अपनी नीति का पालन करेगी और आपकी रक्षा करेगी। कम से कम इस बार तो वे यह नहीं सोचेंगे कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे सिर्फ अपनी रैंकिंग के लिए योगदानकर्ता का बचाव करेंगे और मुद्दा सिर्फ ये होगा कि दूसरी अकादमियां उनके योगदानकर्ता को निशाना बना रही हैं। मुझे इस समय अकादमी में इसी प्रकार की एकता की आवश्यकता है। क्यों? सैम ने पूछा। वह असमंजस में पड़ गई। आपका क्या मतलब है, क्यों? क्या यह उस अकादमी के लिए आवश्यक माहौल नहीं है जो विकास की तलाश में है? मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूं। अभी क्यों? तुम कुछ समय से अकादमी में हो। मुझे यह मत बताओ कि तुम मेरी तरह ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो। मैंने चौथी कक्षा के बच्चों का प्रदर्शन देखा है। तुम लोग बहुत सक्षम हो। आप अकादमी में शामिल होते ही ऐसा कर सकते थे। मैं ही क्यों? अभी क्यों? मुझे नहीं मालूम। यद्यपि हम स्वयं काफी घृणास्पद लोग थे, फिर भी हम कभी भी उस तरह संघर्ष को भड़काने में सफल नहीं हुए जैसा कि आपने किया। तो मैं अब बस तुम्हारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे यकीन है कि यह पूरे अकादमिक क्षेत्र के खिलाफ तुम्हारा बचाव करने के लिए एक छोटा सा भुगतान है। पूरे अकादमिक क्षेत्र पर अभी हमला होना बाकी है। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सैम ने एक क्षण सोचा और कहा, जरूर, लेकिन मैं सिर्फ क्रो के साथ ही रहूंगा। मुझे यकीन है कि रश्मा खुद को अच्छी तरह से संभाल सकती है। वह जरूर ऐसा कर सकती है। मैं उन्हें बता दूंगी। सैम कुछ मिनट तक उसे देखता रहा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं खा रही हूँ। वह उसके खाने को चबाती रही। सैम ने उसे अनदेखा किया और अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया। टीम की लड़ाई का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। सैम ने अपने कमरे में ही इंतजार करने का फैसला किया। वह रात और अगला दिन शांति से गुजरा।
शायद शहर की सड़कों पर सैम की अनुपस्थिति के कारण ये बहुत शांतिपूर्ण महसूस हुआ। प्रतियोगिता के दिन सैम बर्बाद सड़कों से गुजरा। इन गलियों में दूसरी कक्षा के बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे और चौथी कक्षा के बच्चे सभी एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़े। हालांकि आधे से ज्यादा तबाही असल में उसके द्वारा ही हुई है, क्योंकि उसने दूसरी कक्षा के बच्चों का पीछा किया था। उसे अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वह थोर अकादमी में पहुंचा और ओपन एयर ऑडिटोरियम में गया। ओलाफ मंच पर खड़ा था और उसने 3-3 की टीमों में खड़े प्रतियोगियों को देखा। इस वर्ष के दूसरे ग्रेड अकादमी टूर्नामेंट की अंतिम प्रतियोगिता, टीम लड़ाई। हर साल की तरह इस साल भी रॉयल रंबल होगा। ताकत और बुद्धि की खुली प्रतियोगिता। आपको कुछ ही देर में एक खास जगह पर भेजा जाएगा, एक पॉकेट आयाम जिसे हाल ही में हेल अकादमी ने हासिल किया है। और इस बार कुछ खास नियम है, क्योंकि यह वह साल हो सकता है जिसमें टीम प्रतियोगिता का कोई निश्चित विजेता नहीं हो सकता। किसी टीम को विजेता बनने के लिए भी आपकी टीम के कम से कम एक सदस्य को उस स्थान पर 24 घंटे बिताना चाहिए। अगर आप सभी 24 घंटे से पहले ही बाहर हो जाते हैं या अंदर के माहौल को बर्दाश्त न कर पाने की स्थिति में बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो आप बाहर हो गए। ये साल बिना किसी की जीत के गुजरेगा। प्रतियोगिता, यदि स्थान पर एक से अधिक टीमें मौजूद हो तो प्रतियोगिता 24 घंटे के बाद भी जारी रहती है। कोई नियम नहीं है सिवाय स्पष्ट रूप से विशेष और अत्यधिक शक्तिशाली कलाकृतियों के। आप संरचनाओं, शिलालेखों, कठपुतलियों, छापों, जहर, जाल, घात जानवरों का उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साधन का उपयोग करते हैं। आप अपने विरोधियों को मार सकते हैं या उन्हें अपंग बना सकते हैं। आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। जब तक केवल एक टीम के सदस्य उस स्थान पर नहीं रहते तब तक प्रतियोगिता हमेशा चलती रहेगी। मुझे यकीन है कि मैं इस मामले में काफी सीधा हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किसी के पास कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास है तो उनसे पूछने का यही समय है। वहां तो बस एक तीखा सन्नाटा है। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। पूरा खुला सभागार उसके गठन से जगमगा उठा। टोकनों का एक गुच्छा कहीं से उड़कर उम्मीदवारों से चिपक गया। प्रत्येक के लिए एक, और प्रत्येक टीम के पास एक समान टोकन है। एक स्थानिक शक्ति ने उन्हें घेर लिया और उन्हें उस स्थान से दूर खींच लिया। सैम ने खुद को जाने दिया। जल्द ही उसने फिर से गुरुत्वाकर्षण महसूस किया। फिर मृत्यु ऊर्जा का झोंका आया, किसी भी मृत्यु ऊर्जा से कहीं ज्यादा तीव्र जो उसने कभी महसूस की थी। उसकी दृष्टि साफ हो गई और उसने खुद को कहीं बीच में पाया। उसका पिशाच वाला हिस्सा बहुत ज्यादा उग्र हो गया। वह चट्टानों और मृत पेड़ों के झुंड से घिरा हुआ है। जमीन भूरे और काले रंग का एक टुकड़ा है। यहाँ तक कि हवाएं भी सामान्य से ज्यादा गहरी लग रही थी अगर उनमें कोई रंग था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे उसने अब तक देखी सबसे अंधेरी रात हो। वह आकाश है, वहां कोई तारे नहीं है, केवल कभी कभी भूरे बादल और बीच में चमकता हुआ चमकदार लाल चांद। पूरा क्षेत्र उस चमकते लाल चंद्रमा से मंद प्रकाश में प्रकाशित है जो हर चीज में रक्तिम रंग भर रहा है। मृत्यु ऊर्जा शुद्ध है लेकिन अलग भी है। उसके पिशाच भाग को भूलकर उसके अंदर के जानवर भी थोड़े ज्यादा सक्रिय हैं। शायद ऊर्जा द्वारा प्रेरित रक्तपिपासा के कारण जो कोई भी यहाँ पर्याप्त समय बिताता है वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा और हत्या करना शुरू कर देगा। वह जानता है कि वह ऐसा करना चाहेगा। वह क्षितिज पर उस बंजर भूमि के अलावा कुछ भी नहीं देख सका। उसने अपने पिशाच पक्ष को मृत्यु आभा में ले जाने दिया। यह उसके लिए एक बढ़िया खेती का मैदान बनाता है, मरे हुए जीव, और उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। उसने हरबिंगर को बाहर निकाला और हिलना शुरू कर दिया। बस जब वह 3 फीट आगे बढ़ा, अचानक पीछे से जमीन से कुछ निकला और उस अग्रदूत की पीठ पर जा लगा। सैम रुक गया और भौहें सिकोड़कर पीछे देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय कंकाल का हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ है। उसकी उंगलियां उसके पिछले हिस्से को पकड़े हुए थीं। अग्रदूत। उन्होंने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह क्या है। उन्होंने हड्डियों के आसपास की ऊर्जा का अनुसरण किया। हाथ की हड्डी जमीन में धंस गई और एक विशालकाय मानव आकृति का रूप ले लिया। एक कंकाल जो मिट्टी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि इसने सैम को अपनी जगह पर रखा हुआ था। मिट्टी असामान्य रूप से घनी थी और ऐसा लग रहा था कि कंकाल को कोई बल दबा रहा है। सैम ने कंकाल की उंगलियों पर लात मारी। तारांकन बम। वह स्तब्ध रह गया। कंकाल की उंगलियों ने उसके वार का पूरा असर झेला लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं। उसने भौहें सिकुड़ी और उस अग्रदूत को दूर रखने की कोशिश की। हालांकि दिव्य आयाम के स्थानिक खिंचाव को कंकाल के बल द्वारा प्रतिसादित किया जाता है। इसने बस अग्रदूत को अपनी जगह पर बनाए रखा। सैम कंकाल का सिर देख सकता था, उसकी गर्दन और कॉलर बोन भी लगभग जमीन से बाहर आ चुकी थी। उसने कंकाल की ऊर्जा में उतार चढ़ाव की जांच की। जितना अधिक उसका शरीर जमीन से बाहर होता है उतना ही वह बलवान होता जाता है। जैसे जैसे वह हरबिंगर को खींचता जाता है, सैम को हरबिंगर का जोर बढ़ाना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह दूर न खींच जाए। सैम निर्णायक बन गया। हॉबिंजर के पीछे वाले आउटलेट से उच्च दबाव वाली हवा के स्थान पर ऊर्जा की एक संघनित किरण बाहर निकली। तारांकन बूम। ये कंकाल की कलाई पर लगा और फट गया। एक छेद हो गया था और जोड़ टूट गए थे। उंगलियां गिर गईं जिससे अग्रदूत चला गया। हालांकि सैम तुरंत नहीं गया। वह रुका और अपनी ऊर्जा दृष्टि से कंकाल को देखा। कंकाल द्वारा उत्सर्जित अजीब ऊर्जा स्पष्ट रूप से उसकी ताकत का संकेत दे रही थी। ये लगभग दूसरे दर्जे के बच्चे की ताकत के बराबर है। ये स्पष्ट रूप से उस समय से कहीं ज्यादा है जब सिर्फ हाथ ही दिखाई देता था। अब हर बीतते सेकंड के साथ वह उसे देख सकता था।
जो ऊर्जा उसकी ऊर्जा दृष्टि में कंकाल को घेरे हुए ज्वाला की तरह दिख रही थी, वह धीरे धीरे आकार और घनत्व में बढ़ रही थी। इसके साथ ही उसने कुछ और भी देखा। हड्डियों के टूटे और खंडित टुकड़े धीरे धीरे वापस एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे वे कंकाल की टूटी हुई बाकी हड्डी की ओर बढ़ रहे थे। यह अपने मूल आकार में वापस आ रहा है। जब भी कोई टुकड़ा कंकाल से वापस जुड़ता है तो इसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती दिखती है। हालांकि कुछ ही सेकंड में ये ठीक हो जाता है और आगे भी बढ़ता रहता है। इस पल तारांकन बूम बूम, दो लाल लपटें आसमान में उठी और फट गईं। वे एक ही जगह से आईं। उसने अनुमान लगाया कि यह किसी दूसरी टीम का संकेत हो सकता है। सैम ने अपना ध्यान वापस कंकाल पर केंद्रित किया। उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से मिट्टी से बाहर है और वह निचले शरीर से संघर्ष कर रहा है। सैम ने 2 कार्ड निकाले और उन्हें एक एक करके फेंक दिया। पहला कार्ड कंकाल के सिर के ऊपर से गुजरा, जबकि दूसरा कार्ड कंकाल के चेहरे की ओर फेंका गया। सैम ने पूरी तरह से बिजली से बना एक भाला बनाया और उसे दूसरे कार्ड की ओर फेंक दिया। तारांकन धमाका। एक धमाके के साथ बिजली ने न केवल कार्ड को छेद दिया, बल्कि पूरी तरह से पार होकर कंकाल के चेहरे पर जा लगी। उसी समय कंकाल के पीछे के कार्ड ने भी एक समान भाला बनाया और कंकाल के सिर पर पीछे से वार किया। कंकाल का सिर फट गया। सैम ने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा, इसने मृत्यु ऊर्जा से उसके शरीर को जंग लगाने की कोशिश की। यह सामान्य जंग की तरह नहीं, बल्कि एक अभिशाप की तरह महसूस हुआ। उसने जल्दी से शाप को नकार दिया और टुकड़े को अपने भंडार में संग्रहित करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। एक प्रतिबंध है। उसने देखा कि कंकाल के टुकड़े धीरे धीरे फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। उसने एक पल सोचा और कंकाल के टुकड़े को अपनी पूरी ताकत से एक खास दिशा में फेंक दिया। फिर वह मुड़ा और सामने आए सिग्नल की ओर चला गया। वह क्रो के साथ रहने और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गया। इसलिए उसने क्रो से पहले ही बात कर ली थी और वे मुसीबत के सबसे नजदीकी स्थान पर पहुंचने पर सहमत हो गए थे। सैम अपनी पूरी गति से यात्रा कर रहा था। कुछ ही सेकंड में उसे मरे हुए पेड़ों का जंगल दिखाई दिया। यह दृश्य बहुत हद तक वैसा ही था जैसा उसने बहुत पहले मरे हुए लोगों के राज्य में देखा था। पेड़ घने थे, लेकिन उनमें एक भी पत्ता नहीं था, इसलिए अपनी उन्नत इंद्रियों के बिना भी वह कुछ हद तक देख सकता था कि क्या हो रहा है। वहां से उसे कुछ पेड़ जलते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ लोगों के झगड़ने की आवाजें भी आ रही थी। सैम ने अपने हथियार को छिपाकर रखा और सेनानियों के पास जाने का निर्णय लिया। वह जंगल में कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी अंतरात्मा चीख उठी। क्लिक, तारांकन बूम। हल्की सी क्लिक की आवाज के बाद विस्फोट हुआ। जाल का निर्माण सक्रिय हो गया है। सैम जंगल के बाहर फिर से प्रकट हुआ। उसने उस विस्फोट में फंसने से बचने के लिए अपनी स्थानिक पलक का इस्तेमाल किया। एक पल के लिए उसे बहुत बेवकूफी महसूस हुई। सिग्नल भेजने से पहले जाल का इस्तेमाल करना एक स्पष्ट चाल थी और उसने उन्हें जांचने की जहमत नहीं उठाई। उसने आह भरी और अंतरिक्ष तत्व को पुनः सक्रिय कर दिया। आंशिक समलन के साथ उन्होंने उस स्थान के अनुमानित निर्देशांक की गणना की जहां लड़ाई चल रही थी और एक बार फिर पलक झपकाए। इस बीच जंगल में 2 अलग अलग अकादमियों के 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही अग्नि तत्व के उपयोग करता है। एक खूनी लाल लपटों का उपयोग कर रहा है, जो सैम ने कुछ देर पहले आसमान में फटते हुए देखी थी। दूसरे में चमकीली नीली लपटें हैं, जो शायद विशेष वंश का परिणाम है। दोनों ने आसानी से देखा कि यहाँ के मृत पेड़ बहुत लचीले हैं और लंबे समय तक जलते रहते हैं। वे मजबूत भी हैं और हर हमले से नष्ट नहीं होते। फेंकना। वे अपने आप को छिपाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे पर दूरियों से हमले कर रहे हैं। उस छोटे से क्षेत्र को अपना छोटा सा क्षेत्र बना लिया, जबकि वे गहन लड़ाई में उलझे हुए हैं। तारांकन बूम। उनमें से एक ने जो जाल बिछाया था वह काम कर गया। उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया, मानो उनमें पहले से ही सहमति थी और वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि छिपने की तरकीबें भी अपना रहे थे। बेशक जिन पेड़ों को उन्होंने पहले ही आग लगा दी थी वे अभी भी जल रहे हैं और प्रकाश स्तंभ की तरह जल रहे हैं, चूंकि वे उस दिशा में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां जाल लगाया गया है। तारांकन स्वूश। सैम बिना किसी आवाज के उनके छोटे से युद्ध क्षेत्र के बीच में प्रकट हुआ। तारांकन बूम बूम। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उस पर एक लाल सांप और नीली लपटों ने हमला कर दिया। दोनों लपटें आपस में टकराकर विस्फोट कर गईं। हमले शक्तिशाली और तीव्र थे, जिससे बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया। जलते हुए एक बचे हुए पेड़ को छोड़कर वहां कुछ भी नहीं बचा है। वे दोनों धीरे धीरे छिपने के स्थान से बाहर आए। उनकी इंद्रियां बहुत सतर्क हैं। उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा। उन्हें पता था कि उनके हमले शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें संदेह था कि वे किसी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हैं। शव या किसी अन्य अवशेष का न होना एक और सुराग है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से भाग गया। वे दोनों ही इस तीसरे पक्ष से पहले ही निपटना चाहते थे। लाल लपटों वाला आदमी सावधानी से एक दिशा में चला, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी दूसरी दिशा में चला। विपरीत दिशा। जब दोनों के बीच काफी दूरी हो गई तो लाल लपटों वाले आदमी की परछाई स्थानांतरित। छुरा भोंकना। एक छाया मृतक का हाथ बाहर आया और उसकी जांघ में वार कर दिया। तारांकन बूम। उसने तुरंत अपने पैरों पर एक विशाल आग का गोला फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन छाया उससे चिपकी रही। उसने उस पर हमला किया और पूरी तरह से उस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, एक छाया पहले छाया से बाहर निकली और उसने प्रतिद्वंद्वी के पेट में बगल से चाकू घोंप दिया। जब दोनों परछाइयां पूरी तरह से घिर गई थीं, तभी सैम अचानक प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक हैंडगन थी। उसने प्रतिद्वंद्वी के मुंह में बंदूक तान दी, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता।
तारांकन बम। ये वास्तव में एक सामान्य धातु की गोली थी। हालांकि उसने अपने अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चार्ज किया और शून्य शैली का इस्तेमाल किया। तारांकन बूम। सिर फट गया। सैम और छायाएं वहां से गायब हो गईं। जंगल के दूसरी तरफ खड़ा नीली लौ वाला लड़का तुरंत वहां पहुंच गया। जैसे ही वह आया, पास आते ही उसने अपना फ्यूशन सक्रिय कर दिया और अपने चारों ओर एक बड़ी नरकंकाल बना ली। वह नरकंकाल उसके साथ साथ आगे बढ़ा और उसके चारों ओर नीली लिप्टों का एक बड़ा सा क्षेत्र बना दिया। यह उसकी सावधानी है, अपने आसपास जितना संभव हो सके उतनी जगह को नियंत्रित करने का उसका तरीका। उसने देखा, अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी की लाश को देखकर वह दांत पीसने लगा। बाहर आओ काय, वह चिल्लाया। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो उसने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और एक आग का गोला हवा में उछाल दिया। ये बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया और फटने से पहले कई छोटे आग के गोलों में बंध गया। सैम जो दूर छिपा हुआ था, इस नए प्रतिद्वंद्वी को देखकर उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, क्योंकि पहले प्रतिद्वंद्वी से निपटते समय उसने जंगल में एक विसंगति देखी। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से देखा, उस समय वह कंकाल के चारों ओर देखी गई ऊर्जा के समान ऊर्जा देख सकता था। वह ऊर्जा प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा दूर नहीं, एक मृत वृक्ष को घेरे हुए है। ये कंकाल के आसपास वाले हिस्से से कहीं ज्यादा चमकीला है और बहुत ज्यादा अशुभ है। इस गहरे विचार में पड़ गया। अभी कुछ सेकंड पहले ही उसने देखा कि एक पेड़ पर कम से कम 50 फीट ऊंची ऊर्जा है, मीटर दूर है। अब वह प्रतिद्वंद्वी से बस कुछ ही पेड़ों की दूरी पर है। उसने एक क्षण सोचा और अपना प्रकाश सम्लन सक्रिय कर दिया। तारांकन स्वूश। वह खुले में प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ा। तारांकन बूम। धधकते विस्फोट उस पर आ गिरे। सैम ने अपनी बेहतरीन गति से उन सभी को चकमा दिया। जब वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाए गए नरक क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने अचानक प्रकाश सम्लन को बदल दिया। प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचते ही वह पहले सम्लन में बदल गया और फिर आंशिक सम्लन में। उन्होंने प्रतिक्षेप शैली के साथ मुक्का मारा। तारांकन बम। उसने प्रतिद्वंद्वी को मारा और झटके से वह नरक क्षेत्र से बाहर चला गया। प्रतिद्वंद्वी को पेड़ की ओर गोली मारी गई, जो अभी भी उस अजीब ऊर्जा से चमक रहा है। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने पेड़ को छुआ, शाखाएं अप्राकृतिक तरीके से मुड़ गईं और उसे पकड़ लिया।